फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक सेट। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पर भी ये बेस्ड है। आपको इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना चाहिए और आपको, मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन से हो सकता है उनसे भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जरूर ये वीडियो एक बार देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस बार आपके एग्जाम में न्यू पैटर्न आने वाला है और वो न्यू पैटर्न होगा जी के रिलेटेड टू राजस्थान, जिस पर 36 क्वेश्चंस होंगे और वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस में लगभग 12 क्वेश्चंस होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इन दिस वीडियो एवरीथिंग फॉर एग्जाम में पुट मोर कंटेंट ऑफ राजस्थान जी के अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है राजस्थान जी के का डाला गया है। इसके अलावा वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन ऑल द अपकमिंग सेट्स। आगे भी और भी सेट्स आएंगे तो उनमें भी ये ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाएगी। और विद अवर हार्ड वर्क एवरीथिंग फॉर एग्जाम थिंक दैट यू विल गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इन द एग्जाम। ऐसा हमारा मानना है कि आपको यहाँ से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम आ गया है, तो मैं एक आपको जल्दी से जल्दी एक अच्छा सेट इसके बाद लेकर आने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन हुज मेमोरी इज द तिलवारा कैटल फेयर हेल्ड? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लिनाथ जी। ऑप्शन है, आप वापस से हिंदी में, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी और मल्लिनाथ जी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है मल्लिनाथ जी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मल्लिनाथ जी जो है ये जो लोक देवता होते हैं राजस्थान में, इनको लोक देवता, तेजा जी जैसे एक लोक देवता है, रामदेव जी लोक देवता है, गोगा जी लोक देवता है, मल्लिनाथ जी लोक देवता है। तो ये मल्लिनाथ जी की स्मृति के लिए ये केटल फेयर मनाया जाता है। ये केटल फेयर जो संचालित होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा ये होता कहाँ है, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये होता कहाँ है। फ्रेंड्स, ये बाड़मेर जिले में होता है। ध्यान दें फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होता है? बाड़मेर जिला में इसका आयोजन होता है। ये जरूर याद रखें, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मल्लिनाथ जी जो थे वो एक ब्रेव वॉरियर थे, एक योद्धा थे और एक लोक देवता के रूप में भी उनका मनाया जाता है। ये जरूर आप याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। Which one of the following districts in Rajasthan stands first in term of dairy मिल्क कलेक्शन? अलवर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। निम्नांकित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? अलवर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है जयपुर। इसका जयपुर सही आंसर है फ्रेंड्स, जरूर याद रखना। जयपुर हमारे देश की राजधानी भी है और सबसे ज़्यादा जो मिल्क जो कलेक्शन करता है वो याद रहे फ्रेंड्स कि वो हमारा जयपुर करता है। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो राजधानी है उसमें सबसे ज़्यादा वर्क भी वहाँ पर होता है, जॉब्स भी ज़्यादा है, प्रशासनिक कार्य भी ज़्यादा है, तो वहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से वहाँ पर डेयरी की डिमांड्स भी ज़्यादा है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मिल्क कलेक्शन भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सीता माता सेंचुरी इन राजस्थान इज फेमस फॉर ब्लैक डियर, फ्लाइंग स्क्विरल, क्रेन, लॉयन। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए, शेर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी जो होती है इसके लिए फेमस है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। इसके अलावा जो ये सीता माता सेंचुरी जो आता है फ्रेंड्स, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के एरिया को कवर करता है, लेकिन मेनली इसको बोला जाता है ये कहाँ पर आता है? प्रतापगढ़ में। ये भी आप याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज नॉट कंपोज बाय कुंभा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, राज वल्लभ, रसिक प्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ, रसिक प्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है राजवल्लभ। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा बहुत ही ज़्यादा संगीत प्रेमी थे। वो बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी थे। इसी के अलावा उन्होंने संगीत पर रचना भी की थी। उनकी जो रचनाएं थी वो आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, शायद जिसने पढ़ा होगा, संगीत राज, संगीत मीमांसा। और इसके अलावा रसिक प्रिया भी उन्हीं की ही रचना थी फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा बचा ये राजवल्लभ है फ्रेंड्स, ये राजवल्लभ इनके ऊपर राणा कुंभा से रिलेटेड नहीं थी।
ये वास्तुशास्त्र थी जो कि दुर्गों की सुरक्षा के ऊपर बेस्ड ये रचना है। ध्यान रखिए ये वास्तुशास्त्र पर बेस्ड है फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र पर। और ये दुर्गों दुर्गों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है उसके ऊपर ये रचना थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द भील मूवमेंट इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी, जमुना लाल बजाज। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुन लाल सेठी और जमुना लाल बजाज। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स है वो है स्वामी गोविंद गिरी। स्वामी गोविंद गिरी जिन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स। आपको मैं ये भी बताता हूँ कि फ्रेंड्स जो भील है वो भील जो है वो मध्य भारत की एक जनजाति है, मध्य भारत की एक जनजाति है फ्रेंड्स, जनजाति का नाम है। और इनकी जो भाषा होती थी वो भाषा भी भील भाषा हुआ करती थी। भील भाषा की वजह से इनको भील बोला जाता था। वैसे आप जानते भी कि एज ए जो भील भाषा है इनको बहादुर धन पुरुष भी कहा जाता था। ध्यान से दे फ्रेंड्स, इनको बहादुर धन पुरुष भी कहा जाता था। एक प्रकार से ये आदिवासी जातियां ही हुआ करती थी उस समय। तो फ्रेंड्स ये भी आप जरूर याद रखें कि जो भील आंदोलन है उसका नेतृत्व डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्वामी गोविंद गिरी ने किया था। आगे चलते फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ हाड़ौती सेवा संघ? हाड़ौती सेवा संघ का फाउंडर कौन था? हाड़ौती संघ सेवक का संस्थापक कौन था? नेनूराम शर्मा, अबिन हरि, विजय सिंह पाठक पथिक और इसके अलावा ऋषि दत्त मेहता। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर है वो है नयनू। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स याद रखना नयन राम शर्मा। यहाँ पर कुछ नेनू करके लिखा हुआ है, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है नयून राम शर्मा, जिन्होंने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। फ्रेंड्स याद रखिए ये हाड़ौती संघ के जो थे सेवा संघ के उसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1934 में हुई थी। इसके अलावा 8% मैंने लास्ट उसमें भी बताया था कि हाड़ौती में जो जिले कवर होते हैं वो होते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए आप याद रखें। एक समय जो हाड़ौती की ऐतिहासिक नगरी ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी वो बूंदी हुआ करती थी। ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमन? गेर डांस, चंग डांस, कच्ची घोड़ी, चरी नृत्य। ऑप्शंस है, वापस से हिंदी में पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? गेर नृत्य, चंग, कच्ची घोड़ी, चरी नृत्य। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस के आंसर को दे सकते हैं। अगर आपने देखा होगा आज तक चरी नृत्य कभी भी हुआ है तो वो महिला ही कर सकती है, पुरुष बहुत कम करते हैं। तो चरी नृत्य जो परफॉर्म किया जाता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स जो गेर नृत्य होता है, गेर नृत्य जो होता है वो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा चंग नृत्य जो है, ये चंग नृत्य जो है फ्रेंड्स ये शेखावटी जो आप जानते हैं जो चूरू सीकर वाला जो एरिया है उसको शेखावटी कहा जाता है। जो शेखावटी के पुरुष होते हैं उन शेखावटी के पुरुषों के द्वारा चंग नृत्य किया जाता है और गेर नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्छ घोड़ी आप जानते होंगे फ्रेंड्स, ये गुजरात से बिलोंग करता है कच्छ। तो ये कच्छ घोड़ी ये भी पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन राजस्थान? वाइंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वायु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल विद्युत, तापीय शक्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है तापीय शक्ति। यानी कि हमारे यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आज आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम देने वाले हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई जाती है, निर्माण किया जाता है वो थर्मल से ही की जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पावर है वो तापीय शक्ति, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी थर्मल के द्वारा ही होता है। यानी कि जो आपका भाप, कोयला, गैस, इनके माध्यम से क्या किया जाता है? पानी वगैरह को गर्म करके फिर आपके उससे जो भाप वगैरह जो होती है उस स्पीड से उसको टरबाइन घुमाया जाता है और फिर उसके माध्यम से जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है वो तापीय शक्ति ही यूज़ किया जाता है, थर्मल एनर्जी आप याद रखें। आगे चलते हैं, द जॉइंट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान इज भाखड़ा नांगल, चंबल, ब्यास, माही। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल, चंबल, ब्यास, माही। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है चंबल। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मध्य प्रदेश
और राजस्थान दोनों को जोड़ने वाली जो बहुत ही बहुउद्देशीय परियोजना वाली जो नदी है वो है चंबल नदी। ये आप जरूर याद रखें। और ये जो नदी घाटी परियोजना थी फ्रेंड्स, ये जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी, ये परियोजना 1953 और 54 में बनाई गई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए 1953 और 54 में बनाई गई थी। साथ ही ये चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी, आप इसको भी याद रख लीजिए कि चंबल को किसकी सहायक नदी बोला जाता है, यमुना की सहायक नदी बोला जाता है। इसके अलावा ये कहाँ से निकलती है ये भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। ये जाना पाव पर्वत जो कि कहाँ पर आता है, महू मध्य प्रदेश में आता है, ये वहाँ से निकलती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा चंबल के बारे में मैं और 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको फ्रेंड्स कि इस 4 पे जो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है वो कौन कौन सी चल रही है। एक चल रही है गांधी सागर, वो भी चंबल नदी के ऊपर है। राणा सागर, ये भी चंबल नदी के ऊपर परियोजना है। जवाहर सागर, ये भी याद रखना फ्रेंड्स, ये भी चंबल नदी के ऊपर की एक विद्युत परियोजना है। और इसके अलावा कोटा बैराज, कोटा बैराज ये भी एक विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना जो कि चंबल नदी की। तो ये चंबल नदी के ऊपर फ्रेंड्स याद रखिए 4 परियोजनाएं जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन उदयपुर? आर्य समाज, आर्य समाज, इजलास समाज और परोपकारिणी सभा और इसके अलावा महानराज सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, इजलास सभा, परोपकारिणी सभा और महानराज सभा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, वैसे आप तो दयानंद सरस्वती का जब भी आपके दिमाग में आता होगा तो सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी और वो है आर्य समाज, लेकिन इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है परोपकारिणी सभा। तो आर्य समाज की स्थापना अगर आप देखेंगे तो वो दयानंद सरस्वती ने ही की है। इस सही में एकदम करेक्ट है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। लेकिन ये इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की गई, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो उदयपुर में जो स्थापना की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा वो है परोपकारिणी सभा, ये भी आप याद रखना। परोपकारिणी सभा जो दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान हैज मिनिमम परसेंट शेयर ऑफ फॉरेस्ट? जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? जैसलमेर, बारां, चूरू, नागौर। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है, आप ध्यान से देखिएगा इधर, इसका सही आंसर है चूरू। चूरू में सबसे ज़्यादा आप जानते भी होंगे कि गर्मी, हमारे राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो गर्मी चूरू में ही पड़ती है, ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वाधिक वन है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो सर्वाधिक वन है वो है उदयपुर में। इसके अलावा जो न्यूनतम है, न्यूनतम आप बहुत अच्छे से, मैंने क्वेश्चन में भी पूछ लिया है कि चूरू में है। आपके दिमाग में जैसलमेर आएगा, लेकिन फ्रेंड्स जैसलमेर में सबसे ज़्यादा नहीं है, सबसे कम नहीं है, सबसे कम चूरू में है, ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। हिंदी ईमेल उपलब्ध कराने में देश में राज्य का स्थान है? पहला, पांचवा, अभी प्रारंभ नहीं है, तीसरा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है पहला। मातृभाषा वैसे आपको मैं बताता हूँ कि राजस्थान की जो भाषा है वो भी कौन सी है, हिंदी है। ये भी आप याद रखना कि राजस्थान में जो भाषा यूज़ की जाती है वो हिंदी यूज़ की जाती है। वैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर हर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो मातृभाषा राजस्थान की रखी गई है वो हिंदी रखी गई है, ठीक है। तो एकमात्र राजस्थान ऐसा है जो अपना मेल, प्रथम राज्य है जो अपना मेल हिंदी में करता है, इसके अलावा ये कोई नहीं करता है। तो ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस अयस्क का एकमात्र उत्पादन राजस्थान में होता है? सोना, तांबा, सीसा एवं जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट एवं वेलेनाइट, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स का आंसर इसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो सीसा और जस्ता है उसके अयस्क जो है सेलेनाइट एवं वेलेस्टेनाइट, इनका एकमात्र उत्पादन राजस्थान में, एकमात्र उत्पादन होता है फ्रेंड्स इनका, जो कि राजस्थान में होता है। जस्ता तो अगर आपसे कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है तो जिंक से आपको याद रह जाएगा, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है, इससे ये फैक्ट्रीज आपको याद रह जाएगी। तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि जिंक की सबसे ज़्यादा जो जिंक की सबसे ज़्यादा पैदावार होती, मतलब जो जहाँ पे उत्पादन होता है वो राजस्थान ही है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो इसके माध्यम से, हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से। आगे चलते हैं। SDG राजस्थान इंडेक्स के अनुसार राज्य में निम्न में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है
एसडीजी की फुल फॉर्म, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स झुंझुनू। झुंझुनू जो कि प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले बताऊं। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखें। सतत विकास गोल्स इसको बोला जाता है। तो उसके अनुसार जो राजस्थान का इंडेक्स है, उसमें जो जिस जिले ने प्रथम किया है वो झुंझुनू है। और जो फ्रेंड्स जो अंतिम रहा है वो है जैसलमेर। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। और जो इसमें अंतिम है वो जैसलमेर है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा युग्म 40% अधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का है? कोटा, चूरू, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालौर, कोटा, जयपुर, अजमेर और इनमें से कोई नहीं। अगर फ्रेंड्स हम अगर तुक्का भी लगाते हैं तो आप जानते होंगे कि जयपुर हमारी राजधानी है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रशासनिक, जहाँ पर जॉब क्रिएशंस भी ज़्यादा है, मार्केटिंग्स भी ज़्यादा है, तो ये तो आप जानते होंगे कि जयपुर का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो जयपुर यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन भी क्या राइट होता है? जी। तो ये एक तुक्का है, कोटा, जयपुर, अजमेर। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? कोटा, जयपुर, अजमेर। तो एट प्रेजेंट जो जयपुर है वो हमारी राजधानी है, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स। और अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने अजमेर को चूज किया था फ्रेंड्स, अजमेर को चूज किया था एज ए राजधानी। तो अजमेर में भी आप जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े जो ऑफिसेज है, RBSE है, जो हमारा RBSE है, ये जितने भी ऑफिसेज है ये सब कहाँ पर है? ये वहां पर ही है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो कोटा, जयपुर, अजमेर। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय जो कोटा था उसको औद्योगिक नगरी कहा जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट ये शिक्षा नगरी कहा जाता है। और शिक्षा नगरी की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, जॉब क्रिएशंस भी ज़्यादा है, इकोनॉमिक यहाँ का अच्छा है। इसलिए आप आइडिया से भी लगा सकते हैं कि कोटा, जयपुर, अजमेर का पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज़्यादा है। आगे फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्य में जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 2015 में मेट्रो को लाया गया था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 13 जनवरी 2015 और 3 जून 2015। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 3 जून 2015। 3 जून 2015 को पहली बार जयपुर में मेट्रो का व्यावसायिक संचालन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, जयपुर मेट्रो। इसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि अभी तक हमारे राजस्थान में कहीं भी दूसरा मेट्रो का संचालन नहीं है। हो सकता है अगर इसके बाद कहीं मेट्रो लाई जाए तो वो जोधपुर से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, ये जोधपुर में मेट्रो लाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? द ओथ ऑफ ऑफिस इन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द गवर्नर बाय द। इसके ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि जो राज्यपाल होता है वो समतुल्य ही राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हमारा केंद्र सरकार के लिए होता है और राज्यपाल हमेशा याद रखिए कि राज्य के लिए होता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है, उसी तरीके से राज्यपाल को हाई कोर्ट का जो जज होता है वो उसको शपथ दिलाता है। तो और जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, उनका कुलपति भी राज्यपाल ही होते हैं, राज्यपाल ही होता है। जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति भी कौन होता है? राज्यपाल। ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा साथ के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि राजस्थान का जो 8% राज्यपाल है वो है कालराज मिश्र। ये भी आप याद रख सकते हैं, कालराज मिश्र। मैंने पहले भी पूछा था कि राज्य में राजस्थान छुपा हुआ है, तो कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन विख्यात है? दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडी, सुरेंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। आप तो ये याद रखना कि जो सबसे बुजुर्ग होगा वो क्या होगा? दादा होगा। तो उनके नाम में भी दादा लगा हुआ है, दादा भाई नौरोजी, तो जो कि हमारे भारत के प्रथम पुरुष भी कहा जाता है और सबसे बुजुर्ग पुरुष भी, वयोवृद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स। तो जो दादा भाई नौरोजी थे वो पारसी परिवार से थे, ये भी याद रखना फ्रेंड्स। ये किससे थे? ये पारसी परिवार से बिलोंग करते थे।
दूसरी बात इनके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि ब्रिटिश, उस समय हमारे जो शासन चल रहा था वो ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश सरकार में एकमात्र सांसद बनने वाले, ब्रिटिश सांसद बनने वाले वो एकमात्र पहले भारतीय थे, ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए भी इनको पहला वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, पहला भारतीय भी कहा जाता है, तो इसलिए आप इनको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस भारतीय शासक ने कलिंगा युद्ध लड़ा? विच इंडियन रूलर फाउट द कलिंगा वॉर? ऑप्शन से अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छे से आप आंसर जानते होंगे कि वो अशोक था, सम्राट अशोक, जिसने कलिंग युद्ध लड़ा था। 8% मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ्रेंड्स जो कलिंग 8% जहाँ आता है वो उड़ीसा के अंदर आता है, जहाँ आपने सुना भी होगा कलिंगा यूनिवर्सिटी वगैरह आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। और जो अशोक सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। साथ के साथ उन्होंने जिसके साथ ये युद्ध लड़ा था वो पद्मनाभन था, पद्मनाभन के साथ इनका कलिंग युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य का भी बता देता हूँ कि इन्होंने जैन धर्म अपनाया था अंतिम दिनों में, तो ये भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। नेम दीपक चाहर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। दीपक चाहर नाम का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप दीपक चाहर को फ्रेंड्स, एक बार फिर बताता हूँ, क्रिकेट। दीपक चाहर अभी आपने देखा होगा कि जब हमारी टीम जो कहाँ पर गई थी, याद है आपको? श्रीलंका खेलने गई थी, राहुल द्रविड़ उनके साथ गए थे, ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स। तो ये दीपक चाहर है, ये वैसे किस टीम के लिए भी 8% खेलते हैं? आईपीएल में सीएसके के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। आईपीएल में सीएसके टीम से खेलते हैं फ्रेंड्स। और जब श्रीलंका टूर पे गए थे तो उनका बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन रहा था, मैच विनिंग प्रदर्शन, इसके लिए चर्चा में आए थे। और ये एक फास्ट बॉलर भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? रामा के साराभाई, विक्रम अंबा लाल साराभाई, कृष्ण स्वामी रंगा, जी माघवन नायर। ऑप्शन से कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं रामा के साराभाई, विक्रम अंबालाल साराभाई, कृष्णा स्वामी रंगा, जी माघवन नायर। फ्रेंड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका जो आंसर है वो है विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई है, ये भी आप याद रखना है। आप बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक, वो बहुत से अब्दुल कलाम को ही समझ लेते हैं कि यार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तो शायद अब्दुल कलाम है। नहीं, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो विक्रम साराभाई है। जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो मिसाइल मैन्स कहलाते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। वो जो जिस चीज़ के लिए फेमस थे वो उनकी मिसाइल्स, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को दी प्रदान की है वो उसके लिए फेमस थे, जिसमें आप जानते होंगे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, ये इस तरीके की जो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी जो दी गई थी उन्हीं के लिए वो फेमस थे, मिसाइल मैन्स के लिए। और जो हमारे परमाणु, जो सर्वप्रथम परमाणु पर जो रिसर्च किया था वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उनको आप याद रख सकते हो फ्रेंड। इसके अलावा साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि फ्रेंड्स इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में, डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1958 में, एक इसके अलावा CSIR और जो हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में काम करती है उसकी स्थापना 1942 में होती। तो ये आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जरूरी। K-Sivan 8% इनके हेड है, ये भी आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, K-Sivan इनके हेड है। इसके अलावा जो इसके हेड है वो सतीश रेड्डी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, सतीश रेड्डी है। और जो CSIR के जो महानिदेशक है वो शेखर मांडे है, ये भी आप याद रख सकते हैं। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो वर्ल्ड विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, ये आप जरूर याद रखें, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इस साल की जो होस्ट कंट्री थी वो होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बार की जो होस्ट कंट्री है वो कौन सी है? पाकिस्तान, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और इसकी जो इस वर्ष की थीम है ये भी आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी फुल फॉर्म इसकी थीम थी, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। याद रहे फ्रेंड्स, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं, विच अब एवरीडे साइंस पर हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली नॉन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स? कॉकरोच, अर्थवॉर्म, हनी बी, हाउस फ्लाई। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? कॉकरोच, केचुआ, मक्खी। तो इसका फ्रेंड बहुत सही, अच्छे से आप आंसर जानते होंगे, केचुआ, जो कि किसान का मित्र कहलाता है। ये भी आप याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है, वो है केचुआ, क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। याद रहे फ्रेंड्स कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है केचुआ। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर आप इसको याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, स्कैंडियम, मर्करी, ब्रोमीन, क्लोरीन। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में होती है, स्कैंडियम, मर्करी, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका आंसर है ब्रोमीन। इसके लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा वर्ग 17। वर्ग 17 जो होता है उसके सारे तत्व अगर आपको याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, फिर कल बहार इधर आएगी, इसको इस तरीके से याद रखा जाता था, फिर कल बहार इधर आएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये टॉप मोस्ट होते थे 4 स्टार्टिंग के। तो जो आप एक बार इसका वो भी बताता हूँ कि 9 इसका होता है परमाणु क्रमांक, इसका 17 एटॉमिक नंबर जो आपके आप जानते हैं 35, 53 और 85। इसको आप एक गणित जो लॉजिक होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बेसिस पे भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इनके बीच में होता है 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो इस तरीके से 2, 8, 8, 18, 32 के माध्यम से भी हम इनको याद रखते थे, ये आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा इसको हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है इसको? हेलोजन वर्ग भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स। इसके अलावा यही याद है कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऋणी तत्व कौन सा है, सर्वाधिक ऋणी तत्व, आप जब आवर्त सारणी में ध्यान देंगे कि अब जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो जो सबसे अंतिम तत्व होता है अक्रिय गैसों के पहले, वो फ्लोरीन होता है। तो इसका जो सही आंसर है कि सर्वाधिक ऋणी तत्व कौन सा होता है, वो फ्लोरीन होता है, ये आप याद रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता जो जिसकी सर्वाधिक होती है वो होता है क्लोरीन, ये भी आप याद रखना फ्रेंड्स। यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता इसकी कैसे ज़्यादा होती है और इसकी क्यों नहीं। तो याद रहे कि सर्वाधिक जो ऋणी तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे ज़्यादा क्लोरीन होती है। इसके बारे में फ्रेंड्स खुल के मैं आपको कभी जब जनरल साइंस का जो पीरियोडिक टेबल पर या आवर्त सारणी पर जब कभी वीडियो बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं आगे चल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, कार्बन ब्लैक। निम्न में से कौन सा ऊष्मा गतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, कार्बन ब्लैक। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसका सही आंसर है ऊष्मा गतिकी को जो फॉलो करता है स्थायी अपरूप, वो है ग्रेफाइट। और आप अच्छे से भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो कौन है? ग्रेफाइट। इसके अलावा ये जो आपका डायमंड है ये ऊष्मा का क्या होता है फ्रेंड्स? कुचालक होता है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। डायमंड्स क्या होता है? हीरा जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये आपके अपर रूप भी होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो फुलरिन है उसको बकीबॉल C60 भी बोला जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बहुत कुछ हम इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप 8% आप यही याद रखिए कि ऊष्मा का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को मंदन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। परमाणु भट्टी में ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। हु ट्रैप द मैक्सिमम सन एनर्जी? ग्रासेस, ट्रीज, एलाइगी, एनिमल्स। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? घास, वृक्ष, शैवाल, जंतु। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है शैवाल। शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन ये खुद निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा।
ये फ्रेंड्स एक कोशिक से लेके बहुकोशिक तक होते हैं, ये मतलब एक कोशिक भी होते हैं और साथ के साथ ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, ये भी आप याद रखना। एग्जाम में इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ड्राई सेल इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लीड एसिड सेल, निकल आयरन सेल। शुष्क सेल एक तरह का है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो शुष्क सेल है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो सेल्स जिनको रिचार्ज वापस से रिचार्ज नहीं किया जा सकता वो प्राइमरी होते हैं, और जिनको वापस से रिचार्ज किया जा सकते हैं वो आपके सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। यानी कि वापस से रीयूज होते हैं, यानी कि जो रीयूज होते हैं वो आपके सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं, और ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी सेल्स। ये भी आप याद रखें। तो आपका जो शुष्क सेल है वो एक प्रकार से क्या है, आपका ड्राई सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। इसमें एक प्रकार से क्या होती है, एल्काइन, जो एल्कलाइन की बैटरी होती है फ्रेंड्स इसके अंदर, ये भी याद रखें फ्रेंड्स, इसके अंदर जो एल्कलाइन बैटरीज होती है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स करेगा, तो आप इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम पर कूलम। इसके अलावा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम एंड -1.9 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻ गुलाम, तो -19 गुलाम। तो ये जो बी आंसर आपको दे रखा है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बी आंसर है का सही आंसर है। इसके अलावा जो प्लस जब इसके आगे लगा होता है तो वो प्लस प्रोटॉन के लिए होता है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए, ये प्लस किसके लिए होता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज है फ्रेंड्स वो थॉमसन ने की थी, ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपके प्रोटॉन की खोज है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज वो है रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड जिसने नाभिक के बारे में बताया था फ्रेंड्स, याद रखिए प्रोटॉन नाभिक के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड। लेकिन जो प्रोटॉन नाम के बारे में जिसने सुझाया था वो गोल्ड स्टीन था, ये भी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो ये भी आप याद रख लेना। इसके अलावा न्यूट्रॉन जो होता है वो जेम्स चैडविक ने इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं, जेम्स चैडविक ने इसके बारे में बताया था, तो आप इसको जरूर याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं। Which of the following is correct full form of BCD? Binary coded decimals, bit coded decimal, binary coded digits, bit coded digits। BCD की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? बाइनरी कोडेड दशमलव, बिट कोडेड दशमलव, बाइनरी कोडेड डिजिट्स, बिट कोडेड डिजिट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, फर्स्ट जो इसका आंसर है वो एकदम सही है, ये ध्यान से देखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि बीसीडी का एब्रीविएशन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये क्या करता है कि बाइनरी जो आपकी 1-0 की फॉर्म में होता है, डेसिमल जो कि आपकी 1 से 10 तक के जो अंक जो बनाए जाते हैं उसकी फॉर्म में जो होता है, ठीक है, 0 से 9 तक की, सॉरी 0 to 9 से जो अंक बनाए जाते हैं वो डेसिमल्स फॉर्म में होते हैं, और 1-0 की फॉर्म में बाइनरी होता है। तो जो बीसीडीज होते हैं वो आपके एक प्रकार से बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बाइनरी में कोडेड किया जाता है डेसिमल्स अंक को, यानी कि आप अगर देखेंगे तो बीसीडी कोड्स हमेशा इस फॉर्म को फॉलो करते हैं, 8 4 2 1। जैसे मैंने ये लिखा 1011, ये कितना डेसिमल, ये कौन सा डेसिमल नंबर है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखेंगे तो ये 1, ये 2, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, वैसे इसको 4 बोला जाता है, और ये 8। तो ओनली ये यहाँ पर आपको कुछ ट्रू डिसीजंस दे रहे हैं, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 8 3 कितना हो गया, 11। तो ये डेसिमल्स में कितना नंबर है, ये 11 नंबर है। ये आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं। Which of the following memories must be refreshed many times per second? Static RAM, dynamic RAM, EPROM, ROM। वो कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, EPROM, ROM। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है डायनेमिक रैम। याद रहे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप याद रखें। डायनेमिक मेमोरी जो होती है उसको मैनी टाइम रिफ्रेश किया जाता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि जो डायनेमिक रैम होती है वो कैपेसिटर को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए
स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हुए जो फ्लिप फ्लॉप के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर में प्रत्येक बिट को स्टोर करता है। जो फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कम विद्युत घटक होते हैं और इसी की वजह से डायनेमिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको मैक्सिमम टाइम क्या किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। साथ के साथ मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स जो आपकी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो DRM होती है वो आपकी SRM से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि स्टैटिक मेमोरी जो होती है आपकी उससे क्या होता है, छोटा होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अलग से आप जानते होंगे, इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये सिर्फ मैं रैम के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है टेम्पररी स्टोर्ड, यानी कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और उसके बाद आप वापस सिस्टम ऑन होता है तो आपका डेटा चला जाएगा। अगर वो डेटा बना जो रहता है वो रोम के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये आप याद रखें। आगे चलते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है बैंकॉक, हांगकांग, दिल्ली, मनीला। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है मनीला। जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका जो मुख्यालय है वो है मनीला। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी फ्रेंड्स। इसके 8 प्रेजेंट जो सदस्य देश हैं वो टोटल 68 है। और 8 प्रेजेंट जो इसका हेड है, चेयरमैन जिसको आप बोल सकते हैं, वो है मात्सुसुगु असाकावा। मात्सुसुगु असाकावा इसके 8 प्रेजेंट हेड है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। इसका जो सही आंसर है वो है रूस। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक फ्रेंड्स रूस है। लेकिन आपने अभी एक करंट में एक न्यूज पढ़ी होगी कि तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है फ्रेंड्स। वो हीरा कहां पर मिला है मैं आपको बताता हूं, वो मिला है बोत्सवाना में। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको ये भी बताता हूं कि जो दूसरा बड़ा हीरा मिला था वो भी कहाँ मिला था फ्रेंड्स? बोत्सवाना में मिला था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पहला हीरा मिला था वो मिला था दक्षिण अफ्रीका में। तो सबसे बड़ा जो हीरा मिला था वो दक्षिण अफ्रीका में। और ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्रीज है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, ये तीनों ही अफ्रीकन देश है, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की राजधानी शहर कौन सा है? यांगून, थिम्पू, बीजिंग, नेपिटाओ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है नेपिटाओ। नेपिटाओ जो है वो म्यांमार की राजधानी है। और वैसे आप जानते होंगे म्यांमार जो 8 प्रेजेंट म्यांमार है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन डाला है। उसका रीजन मैं क्या, वहाँ की जो एक नेता थी आंग सान सू ची, जो उस 8 प्रेजेंट वहाँ की PM भी थी, तो उनको कहाँ किस में लिया गया फ्रेंड्स? हिरासत में लिया गया। और हिरासत में जो लेने वाले जो जनरल थे उन जनरल का भी नाम आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, मीन आंग लाइन। मीन आंग लाइन इनका नाम था फ्रेंड्स। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8 अप्रैल में मैं आपको ये बताता हूँ कि म्यांमार की जो करेंसी है ये भी आपसे पूछी जाए कभी, तो वो है कयात। ये आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। करंट जीके के कुछ टॉपिक मैं आपके कवर करता हूँ फ्रेंड्स, जल्दी से, ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। नीति आयोग जो 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ था फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता था, याद रहे फ्रेंड्स। नीति आयोग को पहले योजना आयोग कहा जाता है। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि फ्रेंड्स ये एक संविधान के अंदर नहीं आती, ये गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है फ्रेंड्स, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा नीति आयोग की तरह कोई ये वित्तीय आवंटन नहीं करता है फ्रेंड्स, याद रही, ये किसी भी तरीके का कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसकी संरचना में जो होता है वो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, CEO होता है। इसके अलावा साथ ही साथ पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स। और उसकी जगह जब कोई एब्सेंट रहता है तो पदेन सदस्य भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा शासी परिषद और विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं। याद है फ्रेंड्स, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 8 प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। और जो उपाध्यक्ष होता है वो नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करता है। और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए फ्रेंड्स।
इसके अलावा जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो अरविंद पानगड़िया थे, और जो सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। लेकिन अगर आप वर्तमान की स्थिति पूछे तो जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, इसके अलावा सीईओ अमिताभ कांत है, और पूर्णकालिक सदस्य जो है वो रमेश चंद्र वी के सारस्वत, डॉक्टर वी के पॉल है। तो आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ एक बार फ्रेंड्स, आपसे याद रखें कि आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है फ्रेंड्स। आप इसको जरूर याद रखें कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये याद रहे फ्रेंड्स। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? योजना आयोग, ये भी याद रखें फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? इसका प्रधानमंत्री होता है, जो कि 8% कौन है? नरेंद्र मोदी, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। वैसे पहला जो उपाध्यक्ष था वो अरविंद पानगड़िया थे, लेकिन हो सकता है आपसे 8% का ही पूछा जाए तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार। फिर आप सीईओ भी याद रखें फ्रेंड्स, सीईओ है आपके अमिताभ कांत, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें। तो फ्रेंड्स सिर्फ ये इतने से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। आसान शब्दों में जीएसटी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। जीएसटी जो भारत में लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ये आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और जो हमने जीएसटी लिया है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आप याद रखें। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है फ्रेंड्स। इसको संसद में प्रस्तुत किया गया 122वां संविधान संशोधन बिल के तहत ये संसद में प्रस्तुत हुआ फ्रेंड्स। सबसे पहले कभी भी बिल लाया जाता है तो लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति से इसको पास किया जाता है। तो लोकसभा आपकी होती है, आपका निम्न सदन होता है, और ये जो आपका होता है ये उच्च सदन होता है। इसमें 3 अगस्त 2016 को ये बिल आया, और इसमें 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद 8 सितंबर 2016 को ये मंजूरी दी गई। उसके तहत 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया फ्रेंड्स। जीएसटी के अंदर लगभग 17 अप्रत्यक्ष और 23 अधिभार यानी कि 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 वैट्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए। जीएसटी की जो कुल डिजिट्स थी वो 15 डिजिट्स, मतलब जो पंजीकरण संख्या है वो लगभग 15 डिजिट्स की है। और जीएसटी जो निर्धारित की गई जो दरें जो उसकी थी वो 5%, 12%, 18% और 28% थी। जीएसटी के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई, और इस काउंसिल की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई। याद रहे फ्रेंड्स, जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। इसके अलावा जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया: स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। और जो भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो देश बना भारत जीएसटी को, वो 161वां देश है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सर्वप्रथम फ्रेंड्स जीएसटी जिसने लागू किया वो फ्रांस था, और इसके अलावा जो भारत ने इसको लागू किया वो 161वां देश, ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा हम जिसको फॉलो करते हैं वो कनाडा मॉडल है। ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि जीएसटी डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? 1 जुलाई को, ये भी आप याद रखें, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था, तो 1 जुलाई को ये जीएसटी डे हमेशा मनाया जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? ये भी आप याद रखना, वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी पंजीकरण संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 15 डिजिट्स होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी रेट्स क्या क्या होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है: 5%, 12%, 18%, 28%, ये भी आप याद रखें। मेरे ख्याल से आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, राफेल को हम कवर करते हैं। राफेल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। वैसे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि राफेल एक फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। हमारे भारत के और फ्रांस के बीच में लगभग 36 राफेल विमानों की डील्स हुए, जो कि लगभग 59,000 करोड़ की डील्स है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो 5 राफेल विमान फ्रांस के मैरिनिक एयरबेस में उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंच गए। फ्रांस में उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पे हुई। फ्रेंड्स याद रहे कि ये पहली लैंडिंग डफरा एयरबेस पर हुई थी, और ये फ्रेंड्स किसके लिए हुई थी? फ्यूलिंग के लिए, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन
कौन सी पीढ़ी का है? 4.5 पीढ़ी का है फ्रेंड्स। और याद रहे फ्रेंड्स, फ्रांस राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। और भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। और राफेल में उड़ान भरने वाला जो पहला पायलट है वो है हिलाल अहमद, ये भी याद रखें फ्रेंड्स। जिसने सबसे पहले उड़ान भरी वो हिलाल अहमद है। और भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकिरीत सिंह ने किया था। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान है। और राफेल की जो भार वहन क्षमता है वो 9500 किग्रा है और अधिकतम 24,500 किग्रा है। इस 60 घंटे तक वजन को लेकर उड़ान भर सकता है। और राफेल में प्रयोग होने वाली जो 3 मिसाइल है वो है स्कार्प मिसाइल, मैटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल। तो ये आप जरूर रीड करके जाएं फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको सपोर्ट मिल सकता है यहाँ से। बस आपको इतना सा याद रखना है। राफेल के केस में मैं आपको ये बताऊंगा कि राफेल हमने कौन से देश से खरीदा है? फ्रांस से। इसकी कंपनी का भी याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी ये करप्शन ऐसा कहा गया है, उसकी वजह से चर्चा में रही। तो डिसोल्ट एविएशन को भी आप याद रख सकते हैं कि किस कंपनी से खरीदा है हमने, डिसोल्ट एविएशन। भारत और फ्रांस के बीच में कितने विमान का एग्रीमेंट्स हुआ है? वो है 36 राफेल, ये भी आप याद रखना। फर्स्ट खेप थी जो 5 राफेल्स हमारे इंडिया में आए थे, ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछा जाएगा। तो पहला जो उसमें उड़ान भरने वाला पायलट था वो हिलाल अहमद था, ये भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम राफेल खरीदने वाला कौन सा देश है? चौथा देश है। और जो पहला देश था वो मिस्र था, ये भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट एंड एग्जाम कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें और इन सभी RSEB के जो सेट्स है इनको आप जरूर देखें फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में जरूर सपोर्ट करेंगे ये। साथ के साथ अगर आप राजस्थान के किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो आपको वहां पर भी ये सेट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम। एंड साथ के साथ अगर कोई गलती या कोई आपको लगे मिस्टेक्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सके और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।